नमस्कार प्यारे साथियों। यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल हमने 1857 की क्रांति शुरू करी थी और 1857 की क्रांति भारत में हमने उसका परिचय देखा था। उसके विभिन्न कारण देखे थे। कारणों में हमने बहुत सारे कारणों की चर्चाएं की थी। कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ प्रशासनिक कारण थे, कुछ सामाजिक और धार्मिक कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे, कुछ सैन्य कारण थे और कुछ अपने एक तात्कालीन कारण भी था, चर्बी वाले कारतूस। इन सभी कारणों का हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में, आप जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, आज अपन जो है 1857 क्रांति का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें अपन जानने की कोशिश करेंगे कि क्रांति की योजना किस प्रकार से बनाई गई, क्रांति का आरंभ किस प्रकार से हुआ और कहां कहां पर किस प्रकार से क्रांतियां हुई। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले योजना देख लेंगे क्रांति की, कि इसकी शुरुआती सिंगारियां, दो प्रमुख छावनियां देख लेंगे कि बैरकपुर छावनी में और मेरठ छावनी में किस प्रकार से विद्रोह शुरू हुआ, फिर दिल्ली में विद्रोह कैसे पहुंचा और दिल्ली में विद्रोह के बाद झांसी में, ग्वालियर में, कानपुर में, फैजाबाद में, अपने अवध में, जहां लखनऊ से जो क्रांति हो रही है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। लखनऊ, फैजाबाद, जगदीशपुर, यहाँ सब जगह भी क्रांति हुई है, तो नेक्स्ट लेक्चर अपना वो प्रसार का ही रहेगा, है ना। तो अपन आज इस लेक्चर में कानपुर तक देखते हैं कि किस प्रकार से जो है क्रांति का प्रसार फैला, पूरे भारत में किस प्रकार से क्रांति प्रसिद्ध हुई, किस प्रकार से ज्यादातर लोग जो है क्रांति के साथ जुड़े, उन सब पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 1857 की क्रांति में क्या क्या चीजें आती है वो चीजें आप देखिए। ठीक है, तो क्रांति की योजना के बारे में अगर अपन बात करें तो क्रांति की योजना बनाने का श्रेय दो लोगों को जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि नाना साहब के बारे में बताया था मैंने, नाना साहब पेशवा। ठीक है, इनका नाम था धोंदू पंत। धोंदू पंत के बारे में भी पूछ सकते हैं आपसे, नाना साहब के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नाना साहब धोंदू पंत अपने बाजीराव सेकंड से जब अंग्रेजों ने संधि करी थी, ठीक है, तो नाना साहब को पेंशन देने के लिए अंग्रेजों ने मना कर दिया था कि हमने जो संधि की थी ना, कल अपन ने चर्चा की थी काफी अच्छे से, कि जो हमने संधि की थी वो बाजीराव सेकंड के साथ इंडिविजुअली, व्यक्तिगत संधि की थी, न कि पेशवा के पद के साथ। अतः हम क्या करेंगे, सिर्फ बाजीराव सेकंड जब तक जिंदा थे तब तक पेंशन देंगे, नाना साहब को कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। तो पेंशन की व्यवस्था के विरुद्ध जब इंग्लैंड में नाना साहब ने अपने सलाहकार को भेजा। ठीक है, नाना साहब ने किसको भेजा अपने सलाहकार को इंग्लैंड में? अजीमुल्ला खां को। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रख लेना। पूरी क्रांति की योजना बनाने का श्रेय इसी व्यक्ति को जाता है, अजीमुल्ला खां, है ना। ये नाना साहब का सलाहकार हुआ करता था, प्रमुख, है ना, प्रमुख सलाहकार हुआ करते थे। उसी समय अपन ने देखा है कि डलहौजी की नीति की बहुत सारे, डलहौजी की जो अपने व्यक्तिगत नीति थी उसके बहुत सारे राज्य शिकार हुए थे। ठीक है, उन सभी राज्यों में सबसे प्रमुख, सबसे पहला जो शिकार हुआ था राज्य वो था सतारा। ठीक है, तो ये सतारा जो राज्य था उसके भी शासक जो है यहां से नाराज थे। उस समय जो है अप्पा साहब को जो है शासक बनाया गया था, ये दत्तक पुत्र थे। तो अप्पा साहब भी अपनी जो शिकायत है वो लेके कहां पे भेजते हैं अपने सलाहकार के द्वारा? राणोजी बापू इनके सलाहकार हुआ करते थे। ये राणोजी बापू जाएंगे कहां पे? लंदन, अपनी शिकायत लेके महारानी के पास। तो दो जने अभी लंदन में गए हुए हैं, कौन कौन? एक तो नाना साहब का सलाहकार अजीमुल्ला खां और दूसरा सतारा के शासक अप्पा साहब का सलाहकार राणोजी बापू। ये दोनों मिलकर जो है पूरी क्रांति की योजना बनाते हैं लंदन में, ऐसा बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं। तो 1857 की क्रांति की योजना बनाने का जो कार्य है वो दो सलाहकारों द्वारा किया गया है और दोनों सलाहकार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अजीमुल्ला खां, इनको अपन बोलते हैं क्योंकि ये क्रांति के सबसे बड़े दूत बनकर गए हैं, तो ये बोलते, इसको बोलते हैं अपन क्रांति का दूत, है ना। अजीमुल्ला खां और राणोजी बापू, ये योजना बनाने की जो 1857 की पूरी क्रांति है वो इनकी ब्रेन चाइल्ड थी, इनकी दिमाग की उपज थी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 1857 की जो क्रांति है उसकी सबसे पहले प्लानिंग जो करी गई थी वो लंदन में करी गई थी बैठ के। किस किस के द्वारा? अजीमुल्ला खां और राणोजी बापू के द्वारा। ठीक है, और अजीमुल्ला खां को इसी वजह से अपन क्या कहते हैं? क्रांति दूत भी कहते हैं। ठीक है, ये किसके सलाहकार हुआ करते थे? नाना साहब के सलाहकार हुआ करते थे। राणोजी बापू किसके सलाहकार हुआ करते थे? सतारा के जो अपदस्थ शासक थे अप्पा साहब, उसके सलाहकार हुआ करते थे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रख लेना, इन्होंने जो है लंदन में अपने प्लानिंग करी है। अब इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? इसका क्रियान्वयन जब इन्होंने प्लानिंग करी वहां पे, तो अपन क्योंकि पेंशन वाली बात को खत्म कर दिया, इनकी बात को भी नकार दिया गया और सतारा वाले अप्पा साहब की बात को भी नकार दिया गया, इसीलिए प्लानिंग करी गई। तो जब नाना साहब को आके बताएंगे कि
ये अंग्रेज तो आपकी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी तो आपकी बात नहीं सुनेगी। तो आप क्या करें, अपन भारत में क्रांति शुरू करते हैं। और क्रांति शुरू करने का जो पूरा क्रियान्वयन का काम जो है वो कौन देखेगा, खुद नाना साहब देखेंगे। नाना साहब पेशवा, उस समय भारत के सबसे बड़े शासक, है ना, पेशवा का पद ही था उस समय भारत का सबसे बड़ा शासक। जब अंग्रेज अंतिम दौर पे रहेंगे तो पेशवा ही सबसे बड़ा था उस समय, है ना। मुगल बादशाह भी पेशवा की शरण में रहता था उस समय, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना आप। तो नाना साहब जो है क्रांति का क्रियान्वयन करेंगे। कौन करेंगे, नाना साहब क्रियान्वयन। लेकिन सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस किसका था, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस अब भी जो है मुगल बादशाह का ही था, ठीक है। तो नाना साहब क्या करेंगे, अब क्रियान्वयन का करेंगे। अब देखो इसके लिए नाना साहब ने क्या करा, आप एक डेट डिसाइड होगी, क्रांति करनी है तो क्रांति कब से करी जाएगी, तो उसके लिए डेट डिसाइड हुई कि 31 मई 1857 से अपन क्रांति शुरू कर देंगे। 31 मई की तारीख डिसाइड हो गई, 31 मई को 18 अपन तिथि का निर्धारण कर देंगे। और क्रांति करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है उसका सिंबल, प्रतीक। कैसे पता चलेगा एक जगह से दूसरी जगह अपने जो भी जैसे क्रांति करनी है, और कुछ एक सिंबल्स होते हैं, उनके प्रतीक होते हैं, उन प्रतीकों के माध्यम से जो है क्रांति फैलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब सैनिक छावनी में आप कोई भी एक सैनिक छावनी से दूसरे सैनिक छावनी में कोई भी सैनिक जा रहा है, ठीक है, अगर उसको वहां पे क्रांति फैलानी है तो वो क्या करेगा, एक सिंबल लेके, उनको पहले से तैयार कर दिया गया है, सैनिकों को पहले बता दिया गया है कि अगर कोई भी फूल लेके आ गया इसका मतलब है क्रांति चालू करनी है। तो ये पुष्प एक फूल लेके जाएगा वो, ठीक है, फूल लेके जाएगा एक सैनिक छावनी से दूसरी सैनिक छावनी में। तो सैनिकों के लिए तो एक सिंबल निर्धारित कर दिया गया कि फूल लेके जाना है, ठीक है। जब बाद में फूल पकड़ में आने लग गए, ठीक है, बाद में जब लोग अंग्रेजों को पता चल गया कि ये फुल सिंबल है क्रांति का, है ना, तो गांव के लिए, क्योंकि जब सैनिक लगभग सैनिक पूरी तरह से हर सैनिक छावनी में विद्रोह हो चुका था ऑलरेडी। तो जब सैनिक छावनी में विद्रोह हो गया तो क्या करेंगे, अब गांव तक भी ये विद्रोह पहुंचना चाहिए, है ना। तो गांव तक विद्रोह पहुंचेगा तो वो उसके लिए एक और सिंबल बनाया गया कि गांव में क्या चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रोटी, ठीक है। तो गांव में सिंबल बनाने के लिए क्या किया गया, फिर रोटी को सिंबल बनाया गया, है ना। तो फूल और रोटी दो क्रांति के प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं। एक तो फूल जो सैनिक छावनियां यूज कर रही है फूल का उपयोग, और रोटी पड़ रही है अपने एक गांव से दूसरे गांव के जमींदारों को जागृत करने के लिए। मैंने बताया था ना, आपने बहुत सारे इनाम कमीशन बना था बंबई में, उसने बहुत सारे लोगों की जो है जमीनें छीन ली थी, बहुत सारे लोगों का जो तालुके छीन लिए गए थे तालुकेदारों से। तो उनको जागृत करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में रोटियां पहुंचाएगी, और रोटियां जो है ये भी एक क्रांति का सिंबल था। तो दो क्रांति के सिंबल याद रख लेना आप, कौन कौन सा, एक तो फूल था, एक रोटी थी। क्रांति की तिथि निर्धारण हुई है 31 मई 1857 को। क्रियान्वयन करेंगे नाना साहब, और सलाहकार जो क्रांति की प्लानिंग बना के आए हैं लंदन से, वो थे अजीमुल्ला खां और राणोजी बापू। तो ये चारों पांचों चीजें ध्यान रख लेना आप, ठीक है। अब जब क्रांति शुरू होनी है 31 तारीख को, लेकिन उस समय जो है अपन देखते हैं कि क्योंकि क्रांति दबाने का सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा होता है किसका, लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है ब्रिटिश सेनापति की। तो उस समय ब्रिटिश सेनापति के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। तो 3 ब्रिटिश सेनापति जो है पूरी क्रांति के दौरान रहेंगे। पहला है जॉर्ज एनसन। जॉर्ज एनसन वो सेनापति थे जिनके समय में क्रांति शुरू होगी, ठीक है। जनवरी 1856 से लेके 27 मई 1857 तक ये चलेंगे, ठीक है। क्रांति 10 तारीख से शुरू हो जाएगी, है ना, 29 मार्च से बैरकपुर में, और 9 मई से अपने मेरठ से क्रांति शुरू हो जाएगी 9 मई से। लेकिन आप देखोगे उस समय जो है जब क्रांति शुरू हुई थी उस समय जो है जॉर्ज एनसन जो है वो क्या थे, अपने गवर्नर, ये सेनापति, प्रधान सेनापति, ठीक है। तो जॉर्ज एनसन का नाम आप याद रख लेना कि कौन से सेनापति के काल में जो है क्रांति शुरू हुई थी, वो थी जॉर्ज एनसन के काल में। फिर एक और सेनापति थे जो कम दिनों के लिए आए थे। जॉर्ज एनसन जब वहां पे कार्यरत थे तो हेजा हो गया इनको, हेजा होते ही हेजे से उनकी मृत्यु हो गई। तो जॉर्ज एनसन अपने प्रधान सेनापति हुआ करते थे, लेकिन हेजे से इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर पैट्रिक ग्रांट आते हैं, वो 87 डेज के लिए आते हैं, 87 दिन के लिए केवल सेनापति बनते हैं। ये जून से लेके अगस्त तक जो है सेनापति बनते हैं। फिर एक तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट आता है जिन्होंने क्रांति का दमन किया है, कैंपबेल, है ना। आप देखोगे हर जगह आपको कैंपबेल का नाम जरूर मिलेगा, ठीक है। जब क्रांति के दमन की बारी अपन देखेंगे ना सब में, तो कैंपबेल का नाम कहीं ना कहीं आपको दिखता रहेगा। तो कैंपबेल जो है, कॉलिन कैंपबेल, वो अगस्त 1857 में अपने इसके सेनापति बनते हैं, प्रधान सेनापति। और 4 जून 1861 तक, जब तक क्रांति पूरी तरह से क्रश नहीं कर दी जाती है, तब तक जो है इसके सेनापति रहेंगे कॉलिन कैंपबेल, और इन्हीं के नेतृत्व में जो है 1857 की क्रांति का दमन किया जाएगा। तो 2 सेनापति तो स्पेशली आप नाम याद रख लेना, एनसन जिसके समय में क्रांति चालू होगी, और कैंपबेल जिसके समय में क्रांति का दमन होगा। दोनों चीजें याद रखना है आपको। अब देखते हैं अपन शुरुआती आरंभिक चिंगारियां कहां से शुरू होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्रांति की जो आरंभिक मैंने बताया था उसका
तात्कालीन कारण क्या है? कारण तो बहुत सारे थे क्रांति के, लेकिन उसमें जो चिंगारी का काम किया है, उस पूरे फैले हुए बारूद में चिंगारी का काम किया है, वो चर्बी वाले कारतूसों ने किया था। तो चर्बी वाले कारतूसों की जो घटना है वो अपने बैरकपुर छावनी में घटित हो रही है। बैरकपुर अपने बंगाल में पड़ता है। कहां पड़ता है? पहले अभी बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल का जो अपन कह सकते हैं 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पड़ता है बैरकपुर। ठीक है, तो वहां पे जो है एक बटालियन, जिसको अपन कह सकते हैं कि सैनिक बटालियन वहां पे मौजूद थी। उसका नाम था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री आपके तैनात थी बैरकपुर में। ठीक है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक बहुत महत्वपूर्ण सैनिक हुआ करते थे उस समय, मंगल पांडे। क्या? मंगल पांडे। ये ओरिजिनली तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन कहां काम कर रहे हैं? बंगाल में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मंगल पांडे जो है, उनके नेतृत्व में चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ बगावत कर दी जाती है। वो बोलते हैं कि मैं ये एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी वाले कारतूस यूज करे जाते हैं, उस एनफील्ड राइफल को यूज नहीं करूंगा, और उसको करने से मना कर देते हैं। तो वहां के जितने भी सैन्य अधिकारी होते हैं, अब देखो आप ध्यान रखना, किसी भी छावनी में सबसे, किसी भी रेजिमेंट में, है ना, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री है, इसकी रेजिमेंट में सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होगा जो इसको कमांडिंग ऑफिसर कहते हैं, जो कमांड देने का काम करेगा। ठीक है, तो कमांडिंग ऑफिसर की बात मानना जो है सबसे बड़ा बगावत का सबब माना जाता है किसी भी अपने छावनी में। तो सबसे बड़ा अपने कमांडिंग ऑफिसर थे उस समय हियर से। तो हियर से ने इसको बोला कि आपको बिल्कुल कारतूस चलाना पड़ेगा, गोली चलानी पड़ेगी। तो इन्होंने मना कर दिया, तो हियर से को इन्होंने गोली मार दी। इन्होंने सबसे पहले कि हियर से मान नहीं रहा था, तो उसने गोली मार दी। और जब इसके साथ जबरदस्ती, ये 29 मार्च की घटना है, ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, तारीख भी महत्वपूर्ण है। तो 29 मार्च को जो है कमांडिंग ऑफिसर हियर से को गोली मार दी जाती है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन, इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो इनके तो गोली लगती है, लेकिन ये मरते नहीं है, हियर से मरते नहीं है, और लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन दोनों की हत्या हो जाती है। और इनका साथ देते हैं ईश्वरी सिंह, है ना, अपने मंगल पांडे के साथ थे एक ईश्वरी सिंह भी। ठीक है, तो आप देखोगे कि 8 अप्रैल 1857 को जब फांसी होगी, ठीक है, 29 तारीख की ये घटना है, और 8 अप्रैल को जो है जब फांसी होगी, तो इसमें जो है ईश्वरी सिंह को भी इनके साथ फांसी होगी। तो मंगल पांडे के साथ किसको फांसी होगी? ईश्वरी सिंह को भी फांसी होगी। तो 8 अप्रैल की घटना है, फांसी होगी। तो क्रांति का पहला शहीद किसको बोला जाता है? क्रांति का पहला शहीद बोला जाता है मंगल पांडे को। तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक इतिहासकार हुआ करते थे जॉन विलियम, क्या नाम था इतिहासकार का? जॉन विलियम। उसने मंगल पांडे को कहा है ये पहला आतताई था। ठीक है, कौन है? आतताई व्यक्ति है ये। कौन? मंगल पांडे। इसी ने जो है क्रांति की ज्वाला फैला दी पूरे भारत में। ठीक है, तो जब बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे और ईश्वरी सिंह दोनों को फांसी दे दी गई थी, तो उस समय जो है क्रांति जो है पूरी तरह से, बैरकपुर छावनी के सैनिक पूरी तरह से स्तब्ध हो गए थे कि अगर एक कमांड नहीं मानी आपने तो क्या होगा आपके साथ? बहुत बड़ी ज्यादती होगी और आपको फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है। आपको कमांड माननी ही पड़ेगी। चर्बी वाले कारतूस भले आपके धार्मिक और सामाजिक जो भी आपके निष्ठा है उस पर अगर क्षति भी पहुंचाते हैं, तो भी आपको, अगर आप सैनिक हैं तो आपको कारतूसों का प्रयोग करना पड़ेगा। ये मैसेज भेजने के लिए अंग्रेज सरकार ने जो है सीधा इनको फांसी दी है, क्योंकि इन्होंने हत्याएं कर दी है 3 जनों की। ठीक है, तो अब आप ये ध्यान रखोगे। फिर जो है वहां से बात आगे बढ़ती है, तो पूरे भारत में फैलती जाती है बात। ठीक है, सैनिक छावनियों में उस तरीके से तैयार भी नहीं थे उस समय, है ना, तो पूरे भारत में, क्योंकि 29 मार्च की घटना है और 29 क्रांति की तिथि तय हुई है 31 मई की, है ना। क्रांति की तिथि कब तय हुई है? 31 मई की। ये घटना है 29 मार्च की। ठीक है, अब मेरठ छावनी में भी ये एक प्रकरण होता है। इस प्रकरण का उल्लेख करते हैं वहां के मुरादाबाद के जज जेसी विल्सन। जेसी विल्सन इतिहासकार भी हुए और उसने मुरादाबाद के जज हुआ करते थे, और इन्होंने इतिहास में भी काफी अच्छा काम किया है जेसी विल्सन ने, है ना। तो विल्सन क्या है, अपनी जो किताब है उसमें उल्लेख करते हैं कि वहां पे मेरठ में क्या हुआ था 9 तारीख को, 9 मई की घटना है। ठीक है, 9 मई में मेरठ में जो है, मेरठ बाजार में बहुत सारे सैनिक चल रहे थे, जा रहे थे, और वहां पर जो है पीछे से जब कुछ ऐसी घटना हो गई कि महिलाओं ने उन पर ताना कसा कि आप जो है सामान्य लोगों को परेशान कर, वहां पे जो है कुछ लोगों को परेशान करे या ठिठोलियां करते थे। सैनिक निकल रहे थे, और निकलते निकलते जब महिलाओं को इस बात का पता चला, तो महिलाओं ने उन पर ताने कसे, सैनिकों पर। और ताने कसने के फलस्वरूप कि उस मंगल पांडे, भाई तुम अपने सामाजिक और धार्मिक अस्मिता को ही नहीं बचा पाए तुम यहाँ पर, और तुम बात करते हो ये जो वहां पर जो लोग हैं उनको परेशान कर रहे हो। ठीक है, तो इस बात से ताने कसे गए महिलाओं द्वारा, और सैनिकों को जो है ये बात खटक गई दिमाग में। ठीक है, तो सैनिकों को खटक गई ये बात दिमाग में। तो 9 मई की इस मेरठ वाली जो मेरठ बाजार की घटना है, उससे जो है यहाँ के सैनिक पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर गए,
और पूरी तरह से उनमें एक मोटिवेशन आ गया, क्योंकि सब कोई भी ताना मार दे तो चलेगा, लेकिन महिलाओं के ताने जो है पुरुष सुनता नहीं है इस पर्सपेक्टिव से। तो इस वजह से जो है वहां के सैनिकों में जो है एक जोश पैदा हुआ, और 10 मई 1857 को, ये तारीख भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लेना, क्योंकि प्लान्ड तरीके से जो क्रांति है वो 10 तारीख से शुरू हो रही है पूरे भारत में। तो 10 मई 1857 जो है उस दिन रविवार हुआ करता था। और ये एक यहाँ की सैनिक छावनी का भी इंपॉर्टेंट नाम याद रख लेना, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। यहां तो थी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, मेरठ में थी अपने 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो ये भी ध्यान रख लेना, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 10 मई 1857 रविवार को विद्रोह शुरू कर दिया, और 85 सैनिक को गिरफ्तार कर लिया गया। कितने सैनिकों को? 85 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। और उस समय जो है वहां पे कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे जनरल हैविट, उनकी बात मानने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर का काम क्या है? कमांड देना। तो कमांड देने को ही अगर आप मना कर दोगे तो एक तरीके से क्या हो गया? विद्रोह हो गया शुरू। ठीक है, तो विद्रोह शुरू हो गया, और 85 सैनिकों को उस समय कमांडिंग ऑफिसर ने गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, और 85 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पूरी जब 20वीं पूरी नेटिव इन्फेंट्री में ही बगावत हो गई तो कोई भी सैनिक बचेगा नहीं। तो इसलिए इस कारण क्या हुआ, उस समय जो है कोई सैनिक बचा नहीं, और ये जो सैनिक है 10 मई को वहां पे विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह करके एक दिन में मेरठ का पतन हो जाता है। मेरठ का पतन होते हैं 11 तारीख को ये दिल्ली पहुंच जाते हैं मेरठ के पूरे सैनिकों को लेकर। तो मेरठ की सारी सैनिक छावनी कहां पहुंच रही है? दिल्ली पहुंच गई। 11 तारीख को तो एक ही दिन लगा, क्योंकि मेरठ से पास में ही है ना। तो 11 मई को कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। ठीक है, 10 मई को क्रांति हुई, 11 मई को फटाफट से मेरठ का पतन करके 11 मई को कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। ठीक है, अब एसएन सेन क्या बोलते हैं, क्योंकि एक ही दिन में सारी चीजें हो गई है ना। 9 तारीख को महिलाओं द्वारा प्रोत्साहन, 10 तारीख को क्रांति, और 11 तारीख को दिल्ली। तो ये सब कुछ क्या है? बहुत आकस्मिक था, बहुत अल्पकालिक था। इसलिए क्या कहा एसएन सेन का ये स्टेटमेंट फेमस है कि मेरठ का विद्रोह अल्पकालिक आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था। क्या था? ये जैसे अल्पकालिक आंधी आती है ना, तूफान आता है, वैसे अल्पकालिक आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था। कम समय के लिए था, लेकिन अचानक था। ठीक है, तो ये किसने बोला है? एसएन सेन ने। अब सारी किताबें देखेंगे अपन, कल परसों के जो लेक्चर होगा अपना, तो इसमें जितने भी क्रांतिकारियों ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, किन किन क्रांतिकारियों ने क्या क्या किताबें लिखी है, वो सारी चीजें अपन एक साथ देख लेंगे, ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने में थोड़ी आसानी रहे। ठीक है, तो एसएन सेन का ये स्टेटमेंट ध्यान रख लेना कि मेरठ का जो विद्रोह है वो अचानक और अल्पकालिक था। ठीक है, आंधी की तरह। फिर 12 तारीख को अब देखो, 10 मई को मेरठ में क्रांति, 11 मई को दिल्ली पहुंच गए, और 12 मई को दिल्ली पर कब्जा। ठीक है, इतनी जल्दी में सारी चीजें हुई है। ठीक है, तारीख क्या तय हुई थी? 31 मई की। 31 मई को क्रांति शुरू करेंगे, लेकिन ये सब कुछ कितना जल्दी हो गया? सिर्फ 2 दिन में दिल्ली पे कब्जा। ठीक है, तो जब दिल्ली पे कब्जा हो गया 12 मई को, ठीक है, तो दिल्ली पर कब्जा हो गया, तो वहां पे मुगल बादशाह बहादुर शाह हुआ करते थे। बहादुर शाह जफर के नाम से कविताएं लिखते थे, और बहादुर शाह जफर कहलाते हैं। ठीक है, तो जफर नाम से कविताएं लिखते थे, और जफर भी कहे जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे जो है गजलों में बहुत अच्छा नाम था इनका, बहादुर शाह जफर का। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता चुन लिया जाता है। किसको? बहादुर शाह जफर को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। और दिल्ली पर क्रांति का जब बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता चुन लिया गया, बादशाह चुन लिया गया, और भारत का सम्राट बना दिया गया, भारत के बादशाह की उपाधि दे दी गई ये बहादुर शाह जफर को। तो जब ये सब कुछ कर दिया गया, तो बहादुर शाह जफर ने क्या किया कि क्रांति तो कर लेंगे अपन, है ना, मैं नेता हूं, पर मैं वयोवृद्ध हूं, 80 साल का हूं मैं, तो मैं क्या करता हूं, एक प्रधान सेनापति की नियुक्ति कर देता हूं। और मेरे जो बेटे हैं उनका नाम था शहजादा जहीर। ठीक है, उनके पुत्र का नाम क्या था? शहजादा जहीर। इसको मिर्जा मुगल की उपाधि देके कि आज से तुम शहजादा जहीर नहीं हो, आज तुम हो मिर्जा मुगल। मिर्जा जो है, मैंने आपको बताया मुगल काल में, मैं बताऊंगा आपको कि मिर्जा जो है इनकी मुगलों की प्रारंभिक पदवी हुआ करती थी, मिर्जा। ठीक है, तो ये मिर्जा मुगल नाम देके शहजादा जहीर को क्या करते हैं? प्रधान सेनापति बना देते हैं। जब प्रधान सेनापति कौन बन गया? मिर्जा मुगल। और मिर्जा मुगल का सबसे विश्वस्त व्यक्ति हुआ करता था उस समय बख्त खां। ठीक है, तो असली जो सेनापति का कार्य था वो कौन कर रहा था? बख्त खां खुद कर रहा था। ठीक है, जबकि नाम में जो चल रहा था, नाम चल रहा था कि मुख्य सेनापति कौन है, वो था मिर्जा मुगल। ध्यान रख लेना, बाद में जब मिर्जा मुगल मारा जाएगा यहां पर, तो उसके बाद बख्त खां जो है पूरी सेना को लीड करेगा। तो बख्त खां का भी नाम इंपॉर्टेंट है। तो 2 जनों का नाम याद रख लेना आप, शहजादा जहीर जिसको मिर्जा मुगल नाम से मुगल सेना का प्रधान सेनापति बना दिया गया था, और बख्त खां जो है खुद सेनापति है। ठीक है, और वो सेनापति जो है वो इसका विश्वास पात्र है मिर्जा मुगल का। ठीक है, मिर्जा मुगल और बहादुर शाह जफर का विश्वास पात्र है कौन? बख्त खां। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना दोनों नाम। अब जो क्या हुआ, अब पूरे दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया? अपने क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया। अब विभिन्न जो भारत की अलग अलग सैनिक छावनियां है अंग्रेजों की, वहां से सैनिक कहां पहुंचने लगे। मैंने आपको बताया था नसीराबाद से सैनिक कहां पहुंच रहे हैं,
मेरठ से कहां पहुंच रहे हैं, सब जगह से सैनिक कहां पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे। राजस्थान की क्रांति पढ़ी थी अपन 1857 की, तो अपने राजस्थान से भी जितनी सैनिक छावनी है वहां से क्रांति कहां पहुंच रहे हैं, क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली में बादशाह को, सेना को ज्वाइन करना है, ठीक है। सॉरी। अब पूरी राजधानी, भारत की राजधानी किसके हाथ में चली गई है, क्रांतिकारियों के हाथ में चली गई। मतलब भारत की राजधानी क्रांतिकारियों के हाथ में चली गई है, इसका मतलब संप्रभुता, सत्ता, है ना, सब कुछ कहां पे चली जा रही है, क्रांतिकारियों के पक्ष में चली जा रही है। अब अंग्रेजों को उससे हो गया दिक्कत, क्योंकि राजधानी पे कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, राजधानी किसके कंट्रोल में, ठीक है। तो राजधानी कंट्रोल करने के लिए इन्होंने, अंग्रेजों ने निकलसन और हडसन के नेतृत्व में एक सेना बनाई, बहुत अच्छी, जो विश्वास पात्र सैनिक थे, यूरोपियन सैनिक थे उसमें ज्यादातर। तो निकलसन और हडसन, दो नाम याद रख लेना। विभिन्न राजाओं के सहयोग से निकलसन और हडसन के नेतृत्व में एक सेना बनाई गई, और उस सेना को लीड किया गया कि आपका, उसको काम दिया गया कि आपको दिल्ली खाली करवानी क्रांतिकारियों से, ठीक है। तो निकलसन और हडसन दो नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को क्या जिम्मेदारियां दी गई कि आपको जो है दिल्ली खाली करवानी है। 12 मई से लेकर 20 सितंबर ये वाला टाइम जो रहेगा, 12 मई को देख लो आप, दिल्ली पर कब्जा हो रहा है, और 20 सितंबर तक दिल्ली पर कब्जा रहेगा, 4 महीने 8 दिन तक। किसका, क्रांतिकारियों का। किसके नेतृत्व में, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में और मिर्जा मुगल के नेतृत्व में, ठीक है। किसका, किसके, कहां पे रहेगा, 4 माह 8 दिन, ध्यान रखना, पूरे 4 माह रहेगा। तब तक बहुत सारे सैनिक जो है जा रहे हैं विभिन्न सैनिक छावनियों से, कहां पर, अपने दिल्ली, ठीक है। तो अब निकलसन जो है, निकलसन और हडसन के नेतृत्व में ये काम करना है। अब निकलसन जो है वो मारा जाता है इस क्रांति के दौरान। ये जब मुगलों पे अटैक करने की कोशिश करता है दिल्ली पे, तो उस दौरान जो है क्रांतिकारियों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा जाता है। कौन, निकलसन, ध्यान रख लेना, निकलसन मारा जाता है। लेकिन हडसन जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ, बहुत वीरता के साथ जो है वहां पर युद्ध लड़ता है क्रांतिकारियों के साथ, और अंततोगत्वा दिल्ली पर कब्जा करने में हडसन सक्षम रहता है। तो 4 महीने तक दिल्ली, 4 महीने 8 दिन तक दिल्ली क्रांतिकारियों का गढ़ रहा। लेकिन उसके बाद हडसन द्वारा जो है, हडसन के नेतृत्व में जो है दिल्ली में बहादुर शाह जफर के आत्मसमर्पण से जो है दिल्ली को कंट्रोल कर लिया गया। ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। 20 सितंबर को दिल्ली कंट्रोल में आ गई, 12 मई से जो चालू होता है, ठीक है। तो हडसन का नाम ध्यान रख लेना, हडसन वेरी इंपॉर्टेंट है। हडसन ने जो है हुमायूं के मकबरे से, क्योंकि जब बहादुर शाह जफर भाग के कहां चले गए थे, हुमायूं के मकबरे में चले गए थे छुपने। तो हुमायूं के मकबरे में जो है उसको पकड़ने कौन जाता है, हडसन जाता है पीछे से। और हडसन भी कुछ कविताएं लिखता है, ठीक है। तो हडसन बोलता है बहादुर शाह जफर को, एक बहुत ही फेमस वाक्यांश है कि दम दमे में दम नहीं, खेर मांगो जान की। कि अब बहादुर शाह आप 80 साल के हो गए, आप में दम तो रहा नहीं, है ना, अब तो खेर मांगो जान की खेर मांगो मेरे से, ठीक है। ए जफर बुझने लगी अब तेग हिंदुस्तान की, अब तो हिंदुस्तान की तेग बुझने सी लगी है, तेग यानी उसकी ज्वाला, अग्नि, ठीक है। तो ये बात कौन बोलता है, हडसन बोलता है, किससे, बहादुर शाह जफर से। क्या बोलता है कि दम दमे में दम नहीं, खेर मांगो जान की, ए जफर बुझने लगी अब तेग हिंदुस्तान की, ठीक है। उस समय जो है बहादुर शाह जफर का जो रिप्लाई है ना, वो सबसे फेमस हुआ, और आज भी बहुत सारी टेक्स्ट बुक में इनका यूज किया जाता है ना। तो बहादुर शाह जफर बोलते हैं कि बाजुओं में बू रहेगी जब तलक ईमान की, है ना, कि बाजुओं में जो है ईमान की जब तक बू रहेगी ना, तब तलक, कि बाजुओं में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। कहां तक, तख्ते लंदन, लंदन के सिंहासन तक हिंदुस्तान की तेग यानी हिंदुस्तान की ज्वाला वहां तक चलेगी, जब तक बागियों में बू रहेगी ईमान की, ठीक है। जब तक बागी ईमानदार रहेंगे, अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, तब तक आपके तख्ते लंदन भी जो है हमसे कपाएगा। ये बात किसका है फेमस, ये बात फेमस है अपने बहादुर शाह जफर की। तो ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। ये चीज एक तरीके से इंटरटेनमेंट के पर्पज से भी हो गया आपका, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर को पकड़ाने में इसकी मेन भूमिका थी इलाही बख्श की। किसकी, इलाही बख्श की मेन भूमिका थी। ये इनका रिश्तेदार हुआ करता था, इनका प्रमुख व्यक्ति भी हुआ करता था। इनका जो है एक, आप बोल सकते हैं कि प्रमुख रिश्तेदार हुआ करता था इलाही बख्श, और उसने जो है हडसन को जो है बहादुर शाह का पता दिया था कि ये हुमायूं के मकबरे में छिपा हुआ है, और बहादुर शाह को वहां पे हडसन जाके पकड़ लेता है। बाद में लाल किले का मुकदमा चलता है, और उस मुकदमे के जज हुआ करते थे हेरियट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, है ना। हेरियट द्वारा मुकदमा चलाया जाता है, और हेरियट जो है इसमें मुकदमे की जो है सजा के तौर पे इसको क्या भेज दिया जाता है, रंगून निर्वासन का आदेश दे दिया जाता है, ठीक है। तो रंगून निर्वासन होगा अपनी बेगम जीनत महल के साथ। इनकी बेगम हुआ करती थी बहादुर शाह जफर की जीनत महल के साथ कहां जाएंगे, रंगून जाएंगे, ठीक है। और 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है, रंगून में ही उनको दफना दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना कि 2 प्रमुख व्यक्ति जो इनके विश्वास पात्र हुआ करते थे,
जब इलाही बख्श खुद विश्वास पात्र व्यक्ति था, लेकिन बाद में इसने तो धोखा दे दिया था। लेकिन इनके जो परामर्शदाता हुआ करते थे उस समय वो थे हकीम एहसानुल्लाह। ठीक है, तो परामर्श इनको कौन दे रहे हैं क्रांति से संबंधित? वो एहसानुल्लाह दे रहे हैं कि आपको क्रांति में क्या क्या करना है। ठीक है, खुद तो 80 साल के हैं तो ज्यादा दिमाग लगा नहीं सकते, लेकिन हकीम एहसानुल्लाह के परामर्श से जो है ये पूरे कार्य हो रहे हैं क्रांति के। फिर शाही अखबार नवीस था उस समय चुन्नीलाल। कौन था? शाही अखबार नवीस चुन्नीलाल। ठीक है, तो ये दोनों नाम ध्यान रख लेना। और उसी समय जब हडसन जो है हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार करता है, उसी समय दो इनके पुत्र हुआ करते थे, मिर्जा मुगल जो सेनापति हुआ करता था, प्रधान सेनापति, प्लस मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, ये दोनों इनके पुत्र हुआ करते थे। एक इनका पौत्र हुआ करता था मिर्जा अबू बकर। क्या नाम था? मिर्जा अबू बकर। तो मिर्जा मुगल, ख्वाजा सुल्तान और अबू बकर, तीनों की हत्या हडसन जो है हुमायूं के मकबरे में कर देता है। ठीक है, तो तीनों की हत्या कहां कर दी जाती है? गोली मारकर वो हुमायूं के मकबरे में कर दी जाती है। और ये जफर के पूरी फैमिली को खत्म कर दिया जाता है। सिर्फ जीनत महल और बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया जाता है? रंगून। ठीक है, तो ध्यान रख लेना ये बात। और दिल्ली के गवर्नर हुआ करते थे उस समय एल्फिंस्टन। ठीक है, तो जब क्रांतिकारी जो दिल्ली पे वो करेंगे ना, कब्जा करेंगे, उस समय एल्फिंस्टन वहां के गवर्नर हुआ करते थे। और एल्फिंस्टन ही जो है वो दिल्ली में कत्लेआम का जिक्र करते हैं कि दिल्ली में क्रांतिकारियों ने किस तरीके से कत्लेआम मचाया यूरोपियन के खिलाफ। ठीक है, तो ये जिक्र कौन कर रहा है? दिल्ली का गवर्नर खुद एल्फिंस्टन। ध्यान रख लेना। तो ये चीज थी अपने दिल्ली में किस तरीके से विद्रोह हुआ, किस तरीके से शांत हुआ। अब देखो झांसी में किस तरीके से विद्रोह हुआ। देखो 12 मई को जो है दिल्ली में अपना विद्रोह शुरू हो गया। 31 तारीख को इन्होंने डिसाइड करा था भाई हम क्रांति करेंगे, लेकिन 4 तारीख को, 4 जून, 31 वाली तारीख निकल गई। ठीक है, अब अभी नाना साहब तो जो सारा काम कर रहे हैं ना वो बिल्कुल प्लानिंग तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन समस्या क्या आ गई? क्रांति पहले से शुरू हो गई है ना, तो क्रांति पहले से शुरू हो गई तो इनको भी समय नहीं मिला। तो नाना साहब ने फिर आदेश दे दिया, क्योंकि ये वाला जो पूरा ग्वालियर हो गया, झांसी हो गया, कानपुर हो गया, ये सब कौन देख रहे हैं? नाना साहब देख रहे हैं। ठीक है, तो झांसी वाला जो सीन है, वहां पर झांसी में जो है सबसे प्रमुख नेतृत्व करता थी अपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है 4 तारीख से क्रांति स्टार्ट कर देती, 31 से क्रांति शुरू करनी थी, लेकिन जो ये सारी घटनाक्रम हो रही है उसमें कंफ्यूज हो गए कि क्रांति करनी है नहीं करनी। ठीक है, तो जब क्रांतिकारी को जीतता हुआ देखते हैं तो 4 तारीख को कौन क्रांति करना शुरू कर देती है? अपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, अवध में भी 4 तारीख को ही शुरू हो जाता है। 4 जून को अपने अवध वाला क्षेत्र है, अवध जहां पर लखनऊ से जो क्रांति होगी वो भी 4 तारीख को ही होगी शुरू, है ना। तो 4 जून से क्रांति शुरू हो जाती है झांसी में और अवध में, 2 जगह से। ठीक है, तो झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई हुआ करती थी, वो राव गंगाधर हुआ करते थे, गंगाधर राव जिनको बोला जाता था। तो गंगाधर राव की विधवा हुआ करती थी, वो एक्सपायर हो जाते हैं, है ना। उनका जो दूसरा नाम था वो था मणिकर्णिका। क्या नाम था इनका? मणिकर्णिका, या मनु भी इनका बचपन में नाम था, मनु इनको बोलते थे। मनु मणिकर्णिका का शॉर्ट फॉर्म है मनु। इसको जो है जब इनकी शादी हो जाती है गंगाधर राव के साथ तो लक्ष्मीबाई बोला जाता है, लक्ष्मीबाई जो है गंगाधर राव बोलते थे। और रानी लक्ष्मीबाई तब से फेमस हो गया। इनको जो है महल परी भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा प्रश्न आया हुआ है कि महल परी जो है किसकी उपाधि थी, महल परी किसको बोला जाता है? तो महल परी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बोला जाता है। ठीक है, एक महक परी भी अपन देखेंगे, कल लखनऊ में देखेंगे अपन महक परी, है ना। ये महल परी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इस समय जो है आप ये देखोगे, मैंने आपको वो विलय की जो नीति थी डलहौजी की उसके बारे में बताया था, और उसमें जो मैंने बताया था आपको सतारा के शासक के साथ भी ये हुआ और झांसी के साथ भी ये हुआ। ठीक है, झांसी में भी दत्तक पुत्र को गोद लेना चाहती थी लक्ष्मीबाई उनके, क्योंकि उनके पति के एक्सपायर हो गए थे, और पति एक्सपायर हो गए थे तो दत्तक पुत्र लेना पड़ता, और दत्तक पुत्र नहीं लेने की जो कारण जो है अंग्रेज जो है इनके शासन पूरा राज्य जो है हड़प लेते हैं, और ये था मेजर एलिस। ठीक है, तो मेजर एलिस उस समय मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में भी विभिन्न जो रियासतें हुआ करती थी उनमें एक रेजिडेंट तैनात था अंग्रेजों का, है ना। शायद संधि में बताया था कि रेजिडेंट की तैनाती हो जाती थी, तो वैसे झांसी में एक रेजिडेंट था, कौन था? मेजर एलिस। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। झांसी का जो अपने रेजिडेंट था वो कौन था? मेजर एलिस। मेजर एलिस को जो है भगा दिया गया। ठीक है, तो जब झांसी की रानी को पता चला कि मेजर एलिस जो है अपने राज्य का पूरी तरह से पतन कर देगा, तो मेजर एलिस को जो है 4 तारीख वहां पे 4 जून 1857 को मेजर एलिस ने कब्जा कर रखा था ऑलरेडी, क्योंकि डलहौजी की नीति तो पहले से काम कर रही थी, झांसी का विलय ऑलरेडी हो चुका था, रानी को निष्कासित कर दिया गया था। बाद में जब रानी 4 तारीख को झांसी पहुंचती है और मेजर एलिस को भगा दिया जाता है, और मेजर एलिस भाग जाता है, और मेजर एलिस के बाद जो है झांसी की रानी का स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। ठीक है, मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। ये डायलॉग किसका है? ये अपना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। एक और इनका जो है स्टेटमेंट याद रख लेना, ये भी एग्जाम में पूछा है कि खल्क खुदा का, खल्क बोलते हैं इस यूनिवर्स को, ये ब्रह्मांड,
ब्रह्मांड खुदा का मतलब ईश्वर का है, ये ब्रह्मांड किसका है? ईश्वर का है। खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, है ना। मुल्क किसका है? बादशाह का। बादशाह, क्योंकि बहादुर शाह जफर को क्या कर रखा है अपन ने? नेता बना रखा है। तो मैं पूरी क्रांति का नेता कौन है? बहादुर शाह जफर। तो बादशाह का क्या है? ये मुल्क है। और हुक्म रानी का, है ना। और रानी का क्या है? हुक्म है। तो ध्यान रख लेना कि आपने सैनिकों को किस प्रकार से आह्वान किया है कि खल्क तो खुदा का है, मुल्क बादशाह का है और हुक्म रानी का है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का और हुक्म रानी का, ये भी इनका स्टेटमेंट है। मनु का, जिसको मणिकर्णिका कहा जाता है। इनका जन्म तो वाराणसी में हुआ है, बनारस में, अपने काशी उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में हुआ है। लेकिन इनकी जो समाधि है ग्वालियर में बनी हुई है, क्योंकि अभी अपन देखेंगे कि ग्वालियर में ही जो है ये मारी जाती है। अब ध्यान रख लेना कि 4 जून को क्रांति शुरू होती है। 4 जून को क्रांति शुरू, जनरल ह्यूरो, मेजर एलिस भाग जाता है। अब जनरल ह्यूरोज को जो है ये दिया जाता है जिम्मेदारी कि आपको झांसी खाली करवाना है इनसे, ठीक है। तो मेजर एलिस भाग के कहां चला गया? जनरल ह्यूरोज के पास। ह्यूरोज जाता है, हीरो जाके हीरो की तरह जो है झांसी पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन झांसी का किला इतना सुदृढ़ है, वहां पे 10 आपने गेट है ना, 10 गेट को तोड़ के फिर झांसी का दुर्ग आता है। तो वो गेट तोड़ने के पर्पज से जो है हीरो जाता है और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण गेट होता है उस पर एक व्यक्ति तैनात था, दुल्हा जू। क्या नाम था? दुल्हा जू। इस दुल्हा जू ने जो है गद्दारी करी रानी के साथ, और गद्दारी करके किसकी तरफ मिल गया? जनरल ह्यूरोज की तरफ। ह्यूरोज की तरफ जब मिल जाएगा, दुल्हा जू की गद्दारी की वजह से जो है झांसी का पतन हो जाएगा, झांसी जीत लिया जाता है। किसके नेतृत्व में? जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में। ध्यान रख लेना, यहां पर कौन था? ह्यूरोज, ठीक है। फिर झांसी का विजय, झांसी विजय हो गई और झांसी विजय होकर वापस मेजर एलिस को बना दिया जाता है रेजिडेंट। फिर जो है खुद जनरल ह्यूरोज जो है झांसी छोड़ के, क्योंकि झांसी से भाग के कहां चली गई रानी? झांसी से निकली और रानी कहां पहुंच गई? ग्वालियर में। इधर जो जनरल ह्यूरोज है उनका पीछा करता करता कहां पहुंच गया? वापस ग्वालियर, ठीक है। तो ग्वालियर में जनरल ह्यूरोज और वहां पे स्मिथ की सेना ऑलरेडी जो है स्ट्रगल कर रही थी। तो ह्यूरोज और स्मिथ ने दोनों ने ग्वालियर पे अटैक कर दिया, ठीक है। और झांसी की रानी और तात्या टोपे वहां पर लड़ ही रहे थे, ठीक है। तो झांसी की रानी ने ग्वालियर में जाके तात्या टोपे को ज्वाइन कर लिया और तात्या टोपे और झांसी की रानी वहां लड़ते हुए, झांसी की रानी जो है वहां पे लड़ते हुए 18 जून को, ठीक है। 4 जून को क्रांति शुरू होती है, 18 जून 1858 को जो है झांसी की रानी जो है लड़ती हुई मृत्यु हो जाती है। और ये जो पूरा जो एरिया है ग्वालियर का बहुत सारा हिस्सा है जो ह्यूरोज कब्जा लेगा। कौन कब्जा लेगा? ह्यूरोज कब्जा लेगा, ठीक है। फिर ह्यूरोज का एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, ठीक है। उनकी समाधि को देखते हुए ह्यूरोज बोलता है कि झांसी रानी यहाँ पे लेटी हुई है, समाधि कहाँ है? ग्वालियर में है उनकी, है ना। तो झांसी की रानी की समाधि को देखते हुए ह्यूरोज बोलता है कि भारतीय क्रांतिकारियों में सोई हुई अकेली महिला मर्दे, ठीक है। क्या है? भारतीय क्रांतिकारियों में सोई हुई अकेली मर्दे, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जनरल ह्यूरोज का, ये भी ध्यान रख लेना आप। फिर इसके बाद अपन देखते हैं ग्वालियर में किस तरीके से क्रांति हुई। मैंने कहा ग्वालियर में कौन पहुंची? अपनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वहां पर कौन ऑलरेडी किसके नेतृत्व में क्रांति हो रही है? तात्या टोपे के नेतृत्व में। तात्या टोपे का मूल नाम भी याद रख लेना, रामचंद्र पांडुरंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ये ऑलरेडी नाना साहब के सेनापति हुआ करते थे, तो नाना साहब के विश्वस्त व्यक्ति थे, नाना साहब के सेनापति हुए। मैंने कहा था ना आपको कि नाना साहब के नेतृत्व में 3 जगह क्रांतियां हो रही है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। ग्वालियर में इनका ही जो सेनापति है खुद तात्या टोपे, फिर झांसी में भी जो है इनको सपोर्ट कौन कर रहा था? तात्या टोपे सपोर्ट कर रहा था। इसीलिए जब रानी यहाँ पे हारेगी तो तात्या के पास चली जाएगी ग्वालियर, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, तीनों जगह जो है अपने नाना साहब के नेतृत्व में क्रांति हो रही है। और नाना साहब जिनका नाम था धोंदू पंत, है ना, वो अपने उनके सेनापति कौन हुआ करते थे? तात्या टोपे। वो ग्वालियर पे जो है कब्जा जमा के बैठे हुए हैं ऑलरेडी। ग्वालियर में जो है सिंधिया का शासन था और सिंधिया किसके? पेशवा के विश्वस्त हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन 1857 की क्रांति में सिंधिया जो है पूरी तरह से जो है अंग्रेजों के पक्ष में झुके हुए थे, ठीक है। लेकिन ग्वालियर को कंट्रोल किसने कर लिया? अपने तात्या टोपे ने खुद कंट्रोल कर लिया, ठीक है। ग्वालियर से लड़ेंगे। लक्ष्मीबाई भी जो है बाद में यहाँ पे जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ जाएगी? लक्ष्मीबाई खुद जुड़ जाएगी। और ग्वालियर का पतन होता है ह्यूरोज और स्मिथ। मैंने बताया था 18 जून को जब महारानी हार जाती है तो यहाँ पर महारानी की तो मृत्यु हो जाती है और महारानी की समाधि यहीं बना दी जाती है। और ये महारानी जो अपने तात्या टोपे थे वो वहां से निकलकर राजपूताना की साइड मदद लेने चले जाते हैं। इसीलिए अपन देखेंगे राजस्थान में तात्या का 3 बार आना होता है और वो तीनों बार का अपन ने बहुत अच्छे से डिटेल में अपन ने अध्ययन किया है। वो वहां से निकलते हैं, है ना, राजस्थान में घुसते हैं। राजस्थान में फिर अपने ह्यूरोज और स्मिथ उसके पीछे आते हैं, ठीक है। और फिर अपन देखते हैं कि राजपूताने में मदद मिलनी भी बहुत सारे सलूम्बर ने और उन्होंने बहुत मदद करी थी उस समय भी, ठीक है। फिर बांसवाड़ा पर कब्जा भी कर लेते हैं उस समय, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन ने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ रखी है, तो यहाँ पे मैंने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया।
लेकिन अप्रैल 1859 में जब ये हार जाते हैं वहां पे, बीकानेर के राजा मैंने बताया था अपने बीकानेर के राजा के द्वारा शार्दुल सिंह जी हुआ करते थे उस समय, सॉरी शार्दुल सिंह जी नहीं, अपने बीकानेर के सरदार सिंह जी हुआ करते थे उस समय। तो सरदार सिंह जी जब इनके सामने जब आत्मसमर्पण करेंगे तो उनको कहां भेज दिया जाता है, वापस ग्वालियर की साइड भेज दिया जाता है। तो उनके मित्र हुआ करते थे मान सिंह, उसकी तरफ चले जाते हैं। तो मान सिंह जो है उनका साथ विश्वासघात कर लेता है। मान सिंह खुद किसका सामंत हुआ करता था, सिंधिया का सामंत हुआ करता था। और सिंधिया किसके पक्ष में है, सिंधिया पक्ष में अपने अंग्रेजों के, ठीक है, ध्यान रखना। तो सिंधिया जो है वो उसके कहने पर जो है मान सिंह जो है उनके साथ विश्वासघात कर लेता है और 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी जाती है पकड़ के, ठीक है, ग्वालियर के जंगलों में, ठीक है, पकड़ लिया जाता है और अपने 18 अप्रैल को क्या कर दी जाती है, इनको फांसी दे दी जाती है। तो ये ग्वालियर में जो है तात्या टोपे का पतन हो जाता है एक तरीके से। फिर अपन देखते हैं कानपुर। कानपुर में भी जो है 5 जून 1857 को क्रांति, अगले ही दिन 4 जून को झांसी में हो रही है, 4 जून को अवध में हो रही है, 5 जून को कानपुर में हो रही है ना। कानपुर में 5 जून को क्रांति शुरू हो गई। नाना साहब जिनका नाम था धोंदू पंत, है ना, वो अपने भाई थे बाला साहब, बाला साहब और नाना साहब दोनों मिलकर जो है क्रांति शुरू कर देंगे। प्लस तात्या भी यहाँ पे आ जाता था कभी कभी। तो तात्या टोपे भी क्योंकि सेनापति है ना, तो कानपुर में भी रहना पड़ता है। तो 2 जगह टांगे हो रही थी तात्या की, पूरे भारत में फैले। तात्या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आदमी क्रांति के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, क्योंकि पूरे भारत में जहां कहीं भी लीडिंग भूमिका निभानी होती थी तात्या पहुंच जाते थे वहां पे, ठीक है। तो बाला साहब, नाना साहब और तात्या टोपे तीनों जो है कानपुर में क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। इन्होंने क्रांति का नेतृत्व शुरू किया 5 तारीख को क्या किया, अंग्रेजों का कत्लेआम मचा दिया। तो 2 जगह इंपॉर्टेंट है, बीवीगढ़ और सती चोला घाट, ठीक है। तो कानपुर में ये 2 जगह हैं जहां पर जो है क्रांति अंग्रेजों का बहुत व्यापक लेवल पर कत्लेआम किया गया, बीवीगढ़ में और सती चोला घाट में, ठीक है। तो यहां पर अंग्रेजों का कत्लेआम कर दिया गया। और सर ह्यूज व्हीलर उस समय कौन था, 27 तारीख को, 27 जून की बात है, 27 जून को सर ह्यूज व्हीलर जो वहां का कानपुर का कमांडिंग ऑफिसर हुआ करता था, उस कमांडिंग ऑफिसर को मार डाला जाता है, ठीक है। मैंने बोला था कमांडिंग ऑफिसर सबसे इंपॉर्टेंट पद, और कब सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, सर ह्यूज व्हीलर। इस व्हीलर को मार दिया जाता है, कमांडिंग ऑफिसर हुआ करता था कानपुर का, और 27 तारीख को इनको मार दिया जाता है। नवंबर 1857 में जनरल विंडहम, ये फिर उसके बाद जो है विंडहम को भेजा जाता है। भाई व्हीलर मारा गया तो विंडहम को भेजा जाएगा। तो विंडहम जो है वो नवंबर 1857 में ये विंडहम भी मारा जाता है, ठीक है। जब विंडहम मारा जाएगा तो खुद सेनापति आएगा, कौन, कैम्पबेल। मैंने बताया था ना उस समय कॉलिन कैम्पबेल सेनापति बना दिया जाता है अगस्त 1857 से, ठीक है। खुद दिसंबर में कैम्पबेल हैवलॉक के साथ आएगा और हैवलॉक के साथ अटैक करेगा नाना साहब के ऊपर। नाना साहब के ऊपर 6 दिसंबर 1857 को अटैक किया जाएगा और कानपुर पर अधिकार कर लिया जाएगा 6 दिसंबर को, ठीक है। तो 6 दिसंबर की तारीख जो है कानपुर पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, कैम्पबेल और हैवलॉक के नेतृत्व में। तो कैम्पबेल और हैवलॉक दोनों 6 दिसंबर को गिरफ्तार कर लेंगे, किसको, सॉरी गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नाना साहब जो है वहां से निकल जाएंगे और निकल के वो कहां चले जाएंगे, अपने नेपाल की साइड। तो वेरी इंपॉर्टेंट, नाना साहब निकल के क्रांति में पकड़ में नहीं आते, नाना साहब वो नेपाल चले जाते हैं पूरी तरह से। तो ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, नाना साहब जो है निकल के चले जाते हैं, अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आते हैं और वो नेपाल चले जाते हैं। नेपाल पूरी तरह से विस्थापित कर लेते हैं अपने आप को और नेपाल में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं फिर बाद में, ठीक है। नाना साहब जो है नाना साहब विदेशों में बहुत ज्यादा एक्टिव थे। नाना साहब के जितने भी दूत है वो कहां जा रहे हैं, इंग्लैंड में जा रहे हैं। नाना साहब खुद पत्र व्यवहार कर रहे हैं। फ्रांस के राजा नेपोलियन थर्ड हुआ करता था उस समय, तो फ्रांस का राजा सम्राट हुआ करता था नेपोलियन थर्ड। अपन जब इटली जर्मनी का एकीकरण करेंगे ना, पढ़ेंगे ना, तो विश्व इतिहास में, तो विश्व इतिहास में इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है ना। विश्व इतिहास में नेपोलियन थर्ड ने इटली और जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये बात किसकी है, ये बात जो है नेपोलियन थर्ड उस समय राजा हुआ करता था, ये ध्यान रख लेना। तो उसको जो है पत्र लिखते हैं कौन, नाना साहब को। उसमें लिखते हैं कि जो अंग्रेजी सरकार है ना, उसके अन्याय और शपथ भंग की कार्य चारों तरफ इस तरह से दहक रहे हैं जैसे कि सूर्य की किरणें, है ना। तो ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय और शपथ भंग, क्योंकि हर जगह शपथ भंग कर रहे हैं, नाना साहब के साथ भी शपथ भंग कर दिया, सतारा के साथ भी शपथ भंग कर दिया, अन्याय करे जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। तो इनके जो कार्य हैं वो चारों तरफ ऐसे दहक रहे हैं जैसे कि सूर्य की जो किरणें हैं वो दहक रही है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान रख लेना इसके। और अपन फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। योजना में नाना साहब धोंदू पंत, उनके सलाहकार अजीमुल्ला खां जिसको क्रांति दूत कहते हैं, और सतारा के जो शासक अप्पा साहब हुआ करते थे उनके सलाहकार राणोजी बापू। इन दोनों ने जो है लंदन में योजना बनाई और उसका क्रियान्वयन खुद नाना साहब करेंगे। 31 मई जो है डिसाइड करी जाती है तारीख, भाई इस दिन अपन क्रांति करना शुरू करेंगे। फूल जो है सैनिक छावनियों या टुकड़ियों के लिए
प्रतीक हुआ करता था, और रोटी जो है एक गांव से दूसरे गांव में जमींदार और आम जनों के लिए जो है क्रांति का जो है सिंबल हुआ करता था। क्रांति के दौरान ब्रिटिश सेनापति का क्रम देखेंगे तो जॉर्ज एनसन के समय जो क्रांति शुरू होती है, और पैट्रिक ग्रांट और कैंपबेल के समय जो है क्रांति का दमन कर दिया जाता है। अपन अगर देखें शुरुआती चिंगारियों में तो बैरकपुर की छावनी से जो है क्रांति शुरू होती है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री वहां पे हुआ करती थी, उसके प्रमुख सैनिक हुआ करते थे मंगल पांडे, गाजीपुर उत्तर प्रदेश के थे। चर्बी वाले कारतूस वाली घटना के लिए जो है ये अपने एनफील्ड राइफल को यूज करने से मना कर देते हैं। और 29 तारीख को जो है लेफ्टिनेंट बाग, मेजर सार्जेंट मेजर ह्यूसन, कमांडिंग ऑफिसर हियर से इन सबको गोली मार दी जाती है। बाग और ह्यूसन मर जाते हैं, और ऑफिसर हियर से जो है वो मरते नहीं, ध्यान रख लेना कमांडिंग ऑफिसर। 8 अप्रैल 1857 को फांसी हो जाती है। ईश्वरी सिंह और दोनों को फांसी दे दी जाती है, और अपने मंगल पांडे को पहला शहीद बोलते हैं क्रांति का। इतिहासकार जॉन विलियम इसको आतताई भी बोलता है। फिर मेरठ छावनी में क्रांति शुरू होती है 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के नेतृत्व में। वहां पर जो है तत्कालीन मुरादाबाद के जज हुआ करते थे जेसी विल्सन, वो एक महिलाओं वाली घटना बताती है, कहां पे, मेरठ बाजार में जो होती है 9 तारीख को। तो उसके फलस्वरूप 10 तारीख को 10 मई 1857 रविवार को विद्रोह शुरू हो जाता है, और 85 सैनिक गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। किसके द्वारा? जनरल हैविट के द्वारा। ये उस समय कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे। ठीक है, 11 मई को जो है, 10 मई को ऑलरेडी मेरठ का पतन हो चुका है, 11 तारीख को दिल्ली पहुंच जाते हैं, और 12 तारीख को जो है दिल्ली पर कब्जा भी कर लेते हैं। ठीक है, एसएन सेन जो है मेरठ के विद्रोह को अल्पकालिक आंधी की तरह बताते हैं, जो अल्पकालिक थी और अचानक थी। ठीक है, और 12 मई को जब दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाता है तो बहादुर शाह जफर को वहां का नेता बना दिया जाता है क्रांति का। शहजादा जहीर या मिर्जा मुगल जिसको बोलते हैं, उसको जो है क्रांति का प्रधान सेनापति बना दिया जाता है, और बख्त खां जो है सेनापति होता है। ठीक है, दिल्ली में विद्रोह जो है, विभिन्न सैनिक छावनियां जो है अपने कहां पहुंच रही है, छावनियों से सैनिक अपने दिल्ली में पहुंच रहे हैं। तो सैनिक जब दिल्ली पहुंचेंगे तो 12 मई से लेकर 20 सितंबर 4 महीने 8 दिन तक जो है दिल्ली में पूरी तरह से क्रांतिकारियों के कब्जे में रहेगा दिल्ली। ठीक है, हडसन और निकलसन दोनों को ये नेतृत्व दिया जाता है कि आपको दिल्ली खाली करवानी है। निकलसन जो है मारा जाता है, लेकिन हडसन जो है वो पूरी तरह से सफल रहता है दिल्ली पर कब्जा करने के लिए। ठीक है, तो हुमायूं के मकबरे में हडसन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हडसन जो है बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लेगा, और बहादुर शाह जफर जो है उसका एक रिश्तेदार हुआ करता था इलाही बख्श, उसके धोखे से जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके 2 पुत्र हुआ करते थे, मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, और एक पौत्र हुआ करता था मिर्जा अबू बकर। इन तीनों की हत्या कर दी जाती है वहीं पे, और लाल किले का मुकदमा चलता है किस पर? बहादुर शाह जफर पर, और उसका जज हुआ करता था हेरियट। और हेरियट जो है इनको सजा देता है कि इनकी बेगम जीनत महल के साथ इनको रंगून निर्वासन दे दिया जाए, और 7 नवंबर 1862 में वहीं रंगून में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो वहीं दफना दिया जाता है इनको। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इसके जो है विश्वसनीय परामर्शदाता थे हकीम एहसानुल्लाह, और शाही अखबार नवीस थे चुन्नीलाल। तो ये दोनों के नाम भी याद रख लेना। ठीक है, दिल्ली का उस समय जो जब दिल्ली पर क्रांतिकारियों ने कब्जा किया था, उस समय का गवर्नर हुआ करता था वहां पे, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर है ना, दिल्ली का अलग से गवर्नर भी हुआ करता था, वो था एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन जो है उसने जो है दिल्ली में जितने भी कत्लेआम हुए हैं क्रांतिकारियों के टाइम पे, उन सबका जिक्र कौन करता है? अपना एल्फिंस्टन करता है। झांसी जो है वो 4 जून 1857 में जो है झांसी में क्रांति चालू होती है, और वहां पर लक्ष्मीबाई जो गंगाधर राव की पत्नी हुआ करती थी, उसी का नाम मणिकर्णिका है, उसी का नाम मन्नू है, उसी को महलबरी कहते हैं। उसका जन्म वाराणसी में हुआ था, और रेजिडेंट जो है मेजर एलिस जो है वो जब उनका पूरा राज्य जो है कंट्रोल कर लेगा, झांसी का विलय कर लिया जाएगा सतारा की तरह, तो विलय जब हो जाएगा तो झांसी की रानी अपने निर्वासन दौर में रहेगी, और निर्वासन दौर में जो है उनकी भेंट जो है विभिन्न व्यक्तियों से होती है, अपने है ना तात्या टोपे से और इनसे। तो तात्या टोपे के सहयोग से ये वापस मेजर एलिस को भगा देंगे वहां पे, और 4 तारीख से क्रांति शुरू हो जाएगी। और उन्होंने इनका जो स्टेटमेंट है बहुत फेमस है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और ये भी एक स्टेटमेंट फेमस है, खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म रानी का। और 4 जून को जब क्रांति शुरू होती है, कौन? जनरल ह्यूरोज हुआ करता था यहाँ पर, और जनरल ह्यूरोज जो है वहां पर क्रांति का दमन करने आता है, किसके साथ? मेजर एलिस के साथ। और दुल्हाजू की गद्दारी होती है, और उसके साथ ही झांसी का पतन होता है, और झांसी विजय कर ली जाती है, और मेजर एलिस को वापस वहां पे रेजिडेंट बना दिया जाता है, और मेजर ह्यूरोज जो है वापस ग्वालियर आ जाता है। ह्यूरोज जो है वहां पर जो ऑलरेडी तैनात था स्मिथ, उसके साथ तात्या टोपे और झांसी की रानी को परास्त करने की कोशिश करी जाती है, लेकिन तात्या टोपे निकल कर चले जाते हैं, और झांसी की रानी जो है यहाँ पर हार जाती है। और ह्यूरोज का ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है। 18 जून को जो है हार के इनकी मृत्यु हो जाती है, 18 जून को, और ग्वालियर में इनकी समाधि बना दी जाती है। उनकी समाधि को देखते हुए बोलता है कौन? ह्यूरोज, कि भारतीय क्रांतिकारियों में सोई हुई है अकेली मर्द। ठीक है, तो ये फेमस है। फिर तात्या टोपे अपने ग्वालियर में ऑलरेडी रामचंद्र पांडुरंग के नाम
इनका मूल नाम तो यही था। ये सैनिक, ये सेनापति हुआ करते थे अपने नाना साहब के। कालपी में बस गए थे, फिर बाद में जब ग्वालियर में तैनात कर दिया जाता कि आप जो है क्रांति का जो ग्वालियर वाला सेशन है वो आप लीड करोगे, है ना। नाना साहब खुद कानपुर में संभाल रहे हैं, झांसी की रानी को झांसी में दे दिया गया है, और इस तरीके से जो है कार्य कर रहे थे, और ग्वालियर से लड़ेंगे। और लक्ष्मीबाई भी जब बाद में, जब लक्ष्मीबाई का झांसी पर विजय हो जाता है हीरोज द्वारा, तो कहां पहुंच जाती है लक्ष्मीबाई? अपने ग्वालियर में, साथ में लड़ते हैं दोनों। और लक्ष्मीबाई तो हमारी मतलब अपने उनकी तो जो लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, लेकिन अपने ये तात्या टोपे वहां से निकल जाते हैं राजपूताना की तरफ। और फिर अपन देखते हैं कि अप्रैल 1859 में मित्र इनके हुआ करते थे मान सिंह, वो सिंधिया का सामंत हुआ करता था, उसके द्वारा विश्वासघात कर लिया जाता है, और उससे जो है 18 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है इनको। ठीक है, तो 18 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है किसको? तात्या टोपे को, ध्यान रख लेना। कानपुर में जो है 5 जून 1857 को क्रांति होती है, और नाना साहब धोंडूपंत और उनके भाई बाला साहब के नेतृत्व में होती है। तात्या भी वहां पे होता है। बीबीगढ़ और सती चोल घाट, है ना, बीबीगढ़ और सती चोला घाट जो है वो दोनों में अंग्रेजों का कत्लेआम किया जाता है। सर ह्यूज व्हीलर द्वारा जो है मारा जाता है, और वहां पे कमांडिंग ऑफिसर हुआ करता था, वो 27 तारीख को मारा जाता है। नवंबर में जनरल विल्डहम, है ना, विंडहम वहां पे आता है, और विंडहम भी जो है वहां पे मारा जाता है। फिर कैंपबेल खुद आता है सेनापति, है ना, हैवलॉक के साथ, और वहां पे 6 दिसंबर 1857 में कानपुर पर अधिकार कर लिया जाता है। नाना साहब जो है पकड़ में नहीं आते हैं, नेपाल की साइड चले जाते हैं। और नाना साहब का ये जो पत्र में लिखा हुआ उन्होंने नेपोलियन III का, वो भी एग्जाम में पूछा गया है कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय और अत्याचार की जो शपथ भंग के जो कार्य हैं वो चारों तरफ इस तरीके से दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। तो ये था आज का अपना 1857 की क्रांति का पूरी तरह से प्रसार। और अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन फैजाबाद और जितने भी अपने बचे हुए हैं, और दूसरे अवध बचा हुआ है, अपना फैजाबाद बचा हुआ है ना, जो और भी इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं वो अपन देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आपको हमारे लेक्चर किस तरीके से लग रहे हैं आप बताइए। आप सभी का धन्यवाद लेक्चर्स देखने के लिए, और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।